पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति चमकाने से मतलब है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर ये साबित कर दिया है कि अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान हमें आंख दिखाकर चला जाता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं तब से पाकिस्तान अपने औकात में रहने लगा है और अगर फरफराने की कोशिश करता है तो पीएम मोदी सटीक इलाज कर देते हैं, जिसके बाद फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन राहुल गांधी के एक फैसले से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजेगी। इसमें कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार ने शशि थरूर के नाम का प्रस्ताव दिया तो पार्टी ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों की लिस्ट से इसे हटा दिया। मामले पर बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग भारत के लिए बोलते हैं उनसे राहुल गांधी नफरत क्यों करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि तो जयराम रमेश अपने ही कांग्रेसी शशि थरूर का संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने का विरोध करते हैं। राहुल गांधी भारत के लिए बोलने वाले हर व्यक्ति से नफरत क्यों करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी में भी। दर्शकों, सीज फायर के बाद कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है, लेकिन शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वो देश के लिए पहले आवाज उठाएंगे। पीएम मोदी ने शशि थरूर को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में जगह दी है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। आप दर्शक अगर पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हर फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे विपक्ष को लगा है झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ मोदी सरकार के काम में टांग अड़ाने आ जाते हैं। भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सबक सिखा दिया। वहीं देश के भीतर भी पीएम मोदी जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा लोगों की जमीनें हड़पने के मामले बढ़ने के बाद पीएम मोदी नए वक्फ कानून लेकर आए ताकि वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन विपक्ष के लोग ये पचा नहीं पाए, उन्हें तो सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्षी वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए नए वक्फ कानून को रद्द करवाने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे मामले में भी विपक्ष के लोग मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं और इस बार जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मोदी सरकार पर आरोप लगाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब की क्लास लग गई है। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद हमने देखा था कि कैसे हमारे देश में पाकिस्तानी लोग भी अवैध तरीके से रह रहे थे। उन्हें सरकार ने भारत छोड़ने के सख्त आदेश दिए थे। भारत को धर्मशाला समझने वाले लोगों के खिलाफ सरकार अब सख्त हो गई है। एक एक कर उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही भारत में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को भारत से बाहर करने को लेकर मोदी सरकार काफी सीरियस है और उन्हें पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वहीं अब कुछ लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने 43 रोहिंग्या लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में छोड़ दिए हैं। लेकिन 43 रोहिंग्या लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में छोड़ दिए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पुख्ता सबूत के दाखिल बताया है। इन आरोपों को आधार बनाकर भारत से रोहिंग्या लोगों के निर्वासन पर रोक लगाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 31 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल रोहिंग्या मोहम्मद इस्लाम की याचिका में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय जल में फेंककर जबरन म्यांमार निर्वासित कर दिया है। वो लोग लाइफ जैकेट के सहारे तैरते हुए म्यांमार पहुंचे हैं। वहीं मामले की सुनवाई होते ही 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इन आरोपों को काल्पनिक कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने मोहम्मद इस्लाम के लिए पेश वरिष्ठ वकील कॉलिंग गोंजाल्विस से कहा कि आप हर बार ऐसी गढ़ी हुई कहानियां कहां से ले आते हैं? क्या जिस याचिकाकर्ता के लिए आप पेश हुए हैं वो वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद था? अगर हाँ तो वो बचकर दिल्ली वापस कैसे आया, या फिर वो दिल्ली से ही सैटेलाइट के जरिए सब कुछ देख रहा था? गोंजाल्विस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में इन लोगों को पीड़ित शरणार्थी माना गया है। ये कहा गया है कि इन्हें जबरन निर्वासित न किया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस रिपोर्ट पर अभी अपनी बात रखेंगे। भारत से बाहर बैठे लोग हमारी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारत सरकार ने पहले बांग्लादेश के चकमा शरणार्थियों को नागरिक का दर्जा दिया था।
इस दलील को काटते हुए जज ने कहा कि यह सरकार की नीति है। भारत पहुंचे लोगों को सरकार की तरफ से इसका आश्वासन दिया गया था। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं रोहिंग्या मुसलमान के वकील ने रोहिंग्या लोगों के निर्वासन पर रोक की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो इसी तरह लोगों को समुद्र में छोड़ा जाता रहेगा। वहीं कोर्ट पर इस दलील का कोई असर नहीं पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोहिंग्या लोगों से जुड़ी याचिकाएं चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच को सौंपी है। 8 मई को 3 जजों की बेंच ने सरकार की कार्रवाई पर रोक से मना कर दिया था। अब यह मामला 31 जुलाई को सुनवाई के लिए लगा है, तभी इसकी सुनवाई होगी। तो देखा आपने कैसे रोहिंग्या लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील केस लड़ रहे हैं। सवाल है कि रोहिंग्या लोग जिनके खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो इतने बड़े वकीलों को पैसे नहीं दे सकते हैं। तो कौन है जो रोहिंग्या लोगों की तरफ से बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में उतार रहा है? इससे पहले देश के बड़े वकीलों में शामिल प्रशांत भूषण भी रोहिंग्या लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में इन लोगों की दाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं गल रही है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लग रहा है। कांग्रेस में अब वो लोग कम ही रह गए हैं जो राजनीति करते हैं विमर्श की। कांग्रेस के भीतर बस ऐसे लोग शेष रह गए हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चरण वंदना कर सके। देश के भीतर कांग्रेस ने कई अधिवेशन किए, लेकिन उन अधिवेशन में लिए गए प्रण आज तक धरातल पर नहीं उतर सके। हर जगह सिर्फ कांग्रेस के भीतर वही लोग आगे बढ़े हैं जो सुप्रीम कमांड को आईना नहीं गुमराह करने का काम कर सके। जो लोग आला कमान की भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें ही कांग्रेस में अहम पद दिए जाते हैं। जो लोग पार्टी को आईना दिखाते हैं, सच से अवगत कराते हैं, उन्हें कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा देती है या पार्टी ऐसा हाल कर देती है कि बेचारे सोचते हैं कि अब इस पार्टी में रहकर क्या ही फायदा है। अब कांग्रेस अपने ही सीनियर नेता शशि थरूर से झल्ला गई है, लेकिन थरूर भी लगातार पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। हालांकि गांधी परिवार के खास लोग और पार्टी के नेता तिल मिला जा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि उनके लिए पार्टी से पहले देश है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों मोदी सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पार्टी के नेता नाराज थे। उन्हें लगा कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान की सरजमी से संचालित आतंकवाद के खिलाफ वो दुनिया भर में भारत की राय रखेंगे। थरूर को पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में भारत की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ने शशि थरूर का पत्ता काट दिया था। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेशों में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सौंपा गया है, लेकिन लिस्ट में थरूर का नाम देख कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि उन्होंने थरूर का नाम नहीं लिया। शशि थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि व्यक्तियों को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का अंतर है। जयराम रमेश ने कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत है, लेकिन सरकार की ओर से नाम मांगकर उन नामों का ऐलान न करना बेईमानी है। हम 4 नामों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। कांग्रेस से पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा गया। कल 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित नाम देते हुए पत्र लिखा। 1. श्री आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 2. श्री गौरव गोगोई, उप नेता कांग्रेस लोकसभा। 3. डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, सांसद राज्यसभा। 4. श्री राजा बरार, सांसद लोकसभा। वही जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि सरकार ने 4 नाम मांगे थे, हमने दिए, लेकिन सरकार की प्रेस रिलीज से हैरानी हुई। सरकार का व्यवहार ईमानदारी नहीं दर्शाता। सरकार गंभीर मामले में भी खेल खेल रही है। सरकार की कूटनीति फेल हो चुकी है। ये अवसरवाद की राजनीति है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कते हुए शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी दुनिया को देने वाले प्रतिनिधि मंडल का मेंबर बनाए जाने पर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा है। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं हाल की घटनाओं पर हमेशा देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। दर्शकों, शशि थरूर ने कांग्रेस को बता दिया है कि वो पार्टी से ऊपर देश को रखते हैं। वहीं जयराम रमेश के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि दो सर्वश्रेष्ठ वक्ता शशि थरूर और मनीष तिवारी सूची में शामिल नहीं है। क्या कांग्रेस की डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि प्रतिभावान लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम नहीं लिया जिन्हें केंद्र ने उठाया। आपने थरूर जैसी क्षमता वाले व्यक्ति का इस्तेमाल लोकसभा में भी नहीं किया। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे, हम सब ने उनका प्रदर्शन देखा। अब कृपया बैठ जाइए। इसके अलावा भी लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि शशि थरूर का नाम लिस्ट में क्यों नहीं था। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग जमकर राजनीति चमका रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि इस कानून के खिलाफ आवाज उठाकर वो अपने वोट बैंक मजबूत कर लेंगे। इसलिए तमाम विपक्षी दल नए वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर अवैध तरीके से गरीब मुस्लिमों के जमीनों को भी हड़पने के आरोप लग चुके हैं। कई बार ऐसी खबरें आई थी कि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया। तमाम तरह के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे। कई बार हिंदुओं के जमीनों को हड़पने के भी आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे, तो कई बार मुस्लिमों के। लेकिन विपक्ष के लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब लोगों का जमीन जाए तो जाए, उन्हें तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने से मतलब है। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करने देगी। पीएम मोदी ने अब वक्फ बोर्ड के मनमानी को बंद कर दिया है नया वक्फ कानून लाकर। लेकिन इस कानून से विपक्ष को मिर्ची लग गई है और विपक्ष के दो बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कानून पर स्टे लगवाने। लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। सिब्बल और सिंघवी को काफी जल्दी है कानून पर रोक लगवाने की, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को क्लास लगा दी है जो चाहते थे कि वक्फ के नाम पर उनका नाम छपे अखबार में। दर्शकों, समझने और बुझने वाली बात यह है कि देश के भीतर सरकार एक प्रशासनिक सुधार करना चाहती है, लेकिन विपक्ष और उनके एजेंटों ने कोर्ट जाकर वक्फ जैसे गरीब मुस्लिमों के हित में लाया गया कानून रोकने की कोशिश की, जिसके कारण से लगातार गरीब मुसलमानों के हितों का शोषण हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए झटका दिया है। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर 20 मई को सुनवाई होने वाली है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर कोई अखबार में अपना नाम देखना चाहता है। अदालत इस मामले पर 20 मई को सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हमेशा के लिए दायर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की। अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हमेशा के लिए दायर नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो। वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उन याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम इस विषय पर फैसला करेंगे। इसके बाद पीठ ने इसे खारिज कर दिया। इसी तरह की एक अन्य याचिका सुनवाई के लिए आई तो पीठ ने कहा खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि उन्हें लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। वहीं CJI ने कहा कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हस्तक्षेप करता है। अदालत पहले से ही कई लोगों को मामले में शामिल होने की अनुमति दे चुकी है। पीठ ने कहा कि 20 मई को 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने 1332 पृष्ठों का एक हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अदालत द्वारा किसी भी रोक का विरोध किया है। सरकार चाहती है कि अदालत इस कानून पर रोक न लगाए। दर्शकों, जिस तरह से नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं खारिज हो रहे हैं, उससे वक्फ कानून के विरोधियों को बड़ा झटका लगा है, जो मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें